Hello everyone, welcome back to the channel and I am Ritika Kaushal and I will be teaching the economics and I am very excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform to dedicated to provide you quality education, mentorship for the student across India, and here you will get the structured learning lessons, live lectures and recorded mock test. तो आज हम आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, दैट इज द डिस्कशन ऑफ द एग्जाम पेपर। ठीक है, आज हम पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पेपर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स में आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से, टोटल मार्क्स 100 है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। ठीक है, 40 मार्क्स इट विल बी योर माइक्रो एंड 40 मार्क्स इट विल बी योर स्टैट्स, है ना। तो अब हम 40 मार्क्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज हमने अपना माइक्रो का पूरा पोर्शन खत्म कर लिया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, जिसकी हम 40 नंबर का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्कैरसिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स। स्कैरसिटी का क्या मतलब है इकोनॉमिक्स में? ऑप्शन ए लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर अनलिमिटेड वांट्स, एक्सेस ऑफ रिसोर्स ओवर द वांट्स, रिसोर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नो वांट्स। तो वो कह रहा है कि स्कैरसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। क्या मतलब है? जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी था, है ना। नेक्स्ट, इफ द डिमांड ऑफ अ टी इज इंक्रीजेस, मान लो चाय पत्ती की डिमांड बढ़ती है और डिमांड जो है कॉफी की क्या होगी? अगर टी की बढ़ रही है तो कॉफी की क्या होगी? देखो, टी इज जस्ट लाइक अ कॉफी। आई डोंट थिंक सो कि मतलब दोनों सेम नहीं है, बट कोई कुछ लोग टी के रिप्लेसमेंट में कॉफी लेते हैं और कॉफी के रिप्लेसमेंट में टी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या रहा था? डिमांड फॉर द कॉफी इज लाइकली टू, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है ना। If the price of a tea increases, the demand for the coffee is likely to decrease, increase, remain unchanged or not determinable। देखो, हमने डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी था, है ना। तो उसमें कह रहा है कि अगर एक बढ़ेगा तो देखो, टी और कॉफी दोनों ही सब्स्टिट्यूट है, दैट इज यूज टू बी इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। तो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का भी बढ़ेगा। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे डिक्रीज करके आते हैं, नहीं, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज वो टी का ही सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? जो एजम्पशन नहीं है, पहला, नो चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम, तो ये है। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये भी है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो, दिस इज नॉट द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व। कह रहा क्या मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को कट करती है? कहाँ से कट करती है? देखो, इसको एक्सप्लेन, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द एवरेज कॉस्ट कर्व। ओके, आप हमने जब याद है आपको, हमने ग्राफ किया था जब मार्जिनल रेवेन्यू वाला पॉइंट किया था हमने, तो उसमें हमने डिस्कस किया था, है ना, दैट एम आर कट्स एवरेज द एवरेज कट्स सी आर, है ना, एवीसी। तो उसमें क्या था कि वो बता रहा था कि भाई कैसे, देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से था ना, ऐसे वाले ग्राफ्स होते थे उसके, याद करना। देखो, सिंपल सा है। एवरेज, जब हमारा एमसी ग्रेटर होता है ना एसी से, तो एसी गिर जाता है ना। तो जब एमसी और एसी होता है तो दैट मीन्स कि एसी अपना मिनिमम पॉइंट पर है। तो इजी टू रिमेम्बर, मार्जिनल कॉस्ट कट द एवरेज कॉस्ट एट द मिनिमम पॉइंट, तो मतलब कि बिलो द मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय। कह रहा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो प्राइस है वो किस तरीके से प्रोडक्ट का डिटरमाइन किया जाएगा? क्या वो सेलर देखता है, क्या वो बायर देखता है, क्या वो सेलर और बायर दोनों देखते हैं, या फिर मार्केट की फोर्सेस देखती हैं डिमांड और सप्लाई को? सबको पता है मार्केट की फोर्सेस पर डिपेंड करती है हमारी डिमांड और सप्लाई। जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई होगी उसी तरीके से हमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको देखो, आपको ना न्यूमेरिकल्स को इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं आने वाले, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब भी आराम से अपने न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, वो कह रहा है जब प्राइस ऑफ अ गुड इज राइजेस फ्रॉम 20 to 25, वो कह रहा है जब एक गुड का प्राइस कितना बढ़ रहा है, 20 से 25
पर यूनिट, है ना। द क्वांटिटी डिमांड फॉल्स फ्रॉम 200 टू 150। तो क्वांटिटी की डिमांड क्या हो गई है, गिर गई है कितनी, 200 से 150। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड। तो सबसे इजी है, एक मिनट, आई विल मेक द स्पेस फॉर यू सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज 150 माइनस 200 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 100, दैट इज व्हाट। देखो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, है ना, अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 100, तो 5 2 10। तो ये आपका अप्रोक्स में आएगा। देखो एक बात और, जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो ना, तो ट्राई टू रिड्यूस द एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितनी जल्दी इसको रिड्यूस करते चलोगे उतना ही आपका बेनिफिट। और देखो यहाँ 50 भी जो होगा, देखो माइनस का 200 है और प्लस का 150 है, दैट इज सिंपल सी बात है, 0 5 50। तो ये माइनस का आएगा, ये याद रखना है कि माइनस प्लस के निशान में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 25%। ठीक है, वहीं अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, ठीक है, दैट इज 25 माइनस 20 मल्टीप्लाई 20, दैट इज ऑल्सो सेम, 20 माइनस 5 तो 20 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 25%। तो अगर मुझे, सॉरी, हम्म, तो अगर मुझे फॉर्मूले को लगा के निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू -25% अपॉन में 25%, दैट इज -1। तो -1 क्या था हमारा, ये भी लिखना है, इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, दैट इज यूनिट इलास्टिक। ठीक है, ऐसे मेंशन करोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब ये क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखना। अ फर्म सेल्स, कितना सेल करती है फर्म, 500 यूनिट, कितने पे, प्राइस कितना है उसका, 10 रुपए। कह रहा अगर प्राइस बढ़ जाए, कितना, 12 से, ठीक है, इफ द प्राइस इंक्रीज बाय 12, अगर प्राइस बढ़ गया 10 से 12, तो यूनिट जो है वो कितनी बढ़ गई है आपकी, 620। ठीक है, सिंपल। तो अब इसमें फॉर देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, 620 माइनस 500 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो माइनस कर दोगे आप, देखो 620 माइनस 500 कितना हो गया, 125। सॉल्व कर दोगे, देन यू विल गेट द आंसर। मैं आपको फटाफट आंसर लिख के बता रही हूँ, आप सॉल्व कर लेना, दैट इज द 24%। ठीक है, ये तो हो गया चेंज इन क्वांटिटी। अब अगर बोला जाए कि भाई प्राइस का भी बता दो, तो सिंपल सा यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये कितना होगा, 12 - 10, है ना, अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 20%। ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा, 24 अपॉन में 20, दैट इज 1.2। ठीक है, तो ये है आपका इलास्टिसिटी किसका, जब फर्म सेल कर रही है और वो पूछ रहा है कि भाई कितना आएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो न्यूमेरिकल्स जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम ध्यान से समझेंगे एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें बच्चों की सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। देखो द assertion is PPC is concave to the region, and the reason is opportunity cost increases as production is shifted from one good to another. देखो वो कह रहा है कि जो पीपीसी है वो हमेशा क्या है, इज कॉन्केव टू देयर ओरिजिन, वो हमेशा कॉन्केव फॉर्म में रहती है ना। बट रीजन क्या बोलता है कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी शिफ्ट करती है। देखो
बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो है नहीं कि हम सबको एक उसमें कर सके। तो हम क्या करते हैं, जब हम शिफ्ट करते हैं ना रिसोर्सेज को एक प्रोडक्ट से दूसरे तक, तब हमें और चीजों को गिव अप करना पड़ता है पहली चीज तक पहुंचने के लिए। तो यस, बोथ ए आर ट्रू एंड द ए सॉरी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट इसको समझते हैं। देखो, assertion is when mu falls and tu diminishes, and reason is law of diminishing marginal utility operates after a certain point. Okay, and the what is the answer is, देखो सिंपल सी बात है, वो कह रहा है, पहले तो ये समझ लो कि भाई दोनों ठीक भी कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। ठीक है, पहले केस में वो कह रहा है कि जब mu फॉल होता है ना तो टीयू बढ़ जाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब mu फॉल होता है ना तभी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है ना कि घटती है। तब तक mu पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी तभी डिमिनिश लगती है जब mu नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब भाई हमारा एजर्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरी बात है रीजन। रीजन क्या कहता है कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट करता है एक सर्टेन पॉइंट पे। देखो, ये कानून तब बनता है जब जब कि आप ऐसा मान के चलो, देखो ये बिल्कुल ठीक है। ये रूल तब बनता है जैसे 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 कोई इंसान किसी गुड का ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगता है ना, तो हर एक उसकी चीजें ना सेटिस्फाइड होने लग जाती हैं, वांट्स उसकी सेटिस्फाई होती हैं। तो एजर्शन बिल्कुल गलत है, रीजन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ए इज सॉरी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सॉरी, दिस इज नॉट रॉन्ग, इसमें गलत लिखा है। देखो, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो यहाँ आप मेंशन कर लीजिए ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, तो यू कैन डू नॉट बॉदर ऑन दैट पार्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। दूसरे केस में नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो मैंने परफेक्ट कंपटीशन कराया था। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज अ प्राइज मेकर एंड रीजन इज प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस एंड बायर्स हैव द परफेक्ट इंफॉर्मेशन। देखो, वो कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है ना वो प्राइस टेकर होती है और प्रोडक्शन में होमोजीनियस होती है, और बायर्स क्या है, वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी होती है। सिंपल सी बात, देखो assertion is under perfect competition firm is a price maker, but the reason is what, products are homogeneous and buyers have the perfect information। देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है ना उसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, है ना। बट अगर मैं ये कहूं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, देखो कुछ केस में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर भी होती है, नॉट अ प्राइस मेकर। ठीक है, तो वो टेकर है, मेकर नहीं है, बिकॉज द फर्म इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट्स क्या है, होमोजीनियस, बिकॉज दीज कंडीशंस में क्या है कि कोई भी फर्म इन्फ्लुएंस नहीं करता अपने प्राइस को, हर एक फर्म क्या है, प्राइस टेकर है। तो यस, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट very easy question. Define the central problems of an economy. Three central problems of economy are what to produce, how to produce, and whom to produce. देखो, write the example as well. बिना एग्जाम्पल के कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, प्लीज बी एश्योर दैट। नेक्स्ट इज स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी विद द एग्जाम्पल। ओके, सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हैव अ ग्राफ ऑल्सो। तो अगर ग्राफ बना के आओगे, तो अगर मान लो थ्योरी थोड़ी सी ऊपर नीचे भी होती है, देन एग्जामिनर विल गिव यू अ गुड मार्क्स। ठीक है, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन है, गिव योर 100% इन दिस क्वेश्चन। कभी कभी यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी देखने को मिलता है, कभी यही क्वेश्चन आपको 3 या 2 में भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से आप बना के आओ, सो दैट कि आपको मतलब अच्छे से वो हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखोगे तो और अच्छी बात है, एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो देखो कोई फायदा नहीं होता ना। एग्जाम्पल लिखने से ना एक चीज क्लैरिटी आ जाती है मतलब टीचर्स को कि हाँ, दे विल नो अबाउट दैट। तो देखो, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोलता क्या था, कि हम जितनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, द एडिशनल यूटिलिटी फॉर्म ईच यूनिट, मतलब जब जितना हम कंज्यूम करते जाएंगे तो एक एक नीचे वो डाउन जाता जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट को बहुत सारी कैंडीज खानी है ना, तो इट गेट द लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एक्स्ट्रा कैंडी। मान लो भाई मैं 5 कैंडीज खा चुकी हूँ, है ना, अब मेरा हो गया कि भाई अब तो नहीं खानी मुझे कैंडीज, है ना, तो मतलब कि सिक्स्थ वाले पे मेरा गिव अप है।
मुझको खानी ही नहीं है, मतलब कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दो, लॉ भी एक्सप्लेन करो, तो पक्का अच्छे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। व्हाट इज सप्लाई सॉरी व्हाट इज सप्लाई स्केड्यूल, इसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसकी क्वांटिटीज को शो करो कि भाई होता क्या है सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, व्हाट इज सप्लाई स्केड्यूल, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सप्लाई स्केड्यूल में एक तरीके से रेफरेंस शो होती है कि किस तरीके से कौन से पॉइंट पे कौन से प्राइजेस मिले थे आपको। ठीक है, तो इतना डरना मत। ठीक है, तो सप्लाई शेड्यूल वो होता है जिसमें गुड या प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है ना। जब किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ता है ना, तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है, और जब उसका प्राइस घटता है तो उसकी कंजम्पशन भी घटती है। ठीक है, तो सप्लाई शेड्यूल है सिंपल एज दैट। तो आप इसका ग्राफ भी बनाइए, इसको टेबलर फॉर्म में एक्सप्लेन भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो, explain the consumer equilibrium through the indifference curve analysis with the diagram as well। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन मिल सकता है, 3 में भी मिलेगा, 4 में भी मिलेगा, इवन केस स्टडी में भी क्वेश्चन मिलता है ये। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है कि जहां पे कंज्यूमर को क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है फ्रॉम द इनकम। तो इंडिफरेंस कर्व के आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है। आईसी कर्व क्या होता है, ठीक है, इसके तीनों कंडीशंस को एक्सप्लेन करोगे आप। आपको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कौन सी थी, ये वाली, MRS एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन टू क्या थी आपकी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपको बनाना ही बनाना है और लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो इसको अगर लिखोगे और थोड़ा सा बजट लाइन के रेफरेंस में लिखना, देन यू विल गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, तो कोई ऐसी इतनी वो करने की जरूरत नहीं है कि मतलब पेपर में आधा अधूरा लिख के ही आ रहे हैं, नहीं। इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करो, दोनों गुड्स के एक्सेस को एक्सप्लेन करो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, जब आपसे वो पूछे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो यू हैड टू राइट दैट कि भाई ग्राफ कैसे बनेगा और मुझे ग्राफ कैसे बनाना है। तो अगर याद होगा तो हमने, देखो मैं यहाँ बना ही देती हूँ, एक सेकेंड, आई हैव, आई मेक सम स्पेस फॉर यू। देखो, फर्स्ट प्लीज डू नॉट फोकस ऑन माई ड्राइंग, बस ग्राफ समझ लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बनाओ। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, थोड़ा यहाँ पे टच होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो फर्स्ट आपकी यहाँ से जाएगी, फिर एक अंडर से जाएगी। ठीक है, और एक आपकी ऊपर से जाएगी। समझ आए यहाँ तक? तो अब ये है YXAMO, दिस इज IC1, IC2, IC3। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। इसको नाम दे देते हैं कोमोडिटी वाई, कोमोडिटी एक्स। ठीक है, वट एवर दैट इज। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द प्रोसेस ऑफ आईसी कर्व, तो ऐसे बना के आओगे, गुड मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज काम चोरी नहीं करना ग्राफ बनाने में, अभी भी बोल रही हूँ। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Suppose due to the government policy, the price of a rice is fixed below equilibrium level. So what is the policy called? What happens in the rice market as a result? Explain the role of black market in the context. Draw a label diagram illustration with the example and suggest one way to manage this problem. देखो, वो कह रहा है कि सपोज करो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो प्राइस, जो मतलब प्राइस था राइस का, वो फिक्स है। मतलब सिंपल सी बात है, इसका एक्सप्लेनेशन समझो कि कह रहा क्या हुआ होगा जब हमने राइस मार्केट के रिजल्ट में हमें क्या चीजें देखने को मिली होगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉलिसी होती क्या है। देखो, प्राइस सेलिंग क्या है, इट इज द मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, जहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक चीज तो क्लियर है
कि हमें बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी देखनी पड़ती है, और गवर्नमेंट अपनी चीजों को इकोनॉमी के हिसाब से शिफ्ट भी करती है ना। तो गवर्नमेंट कभी फिक्स स्टेज पे तो नहीं चलेगी। तो वो कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से जो प्राइस था, द प्राइस ऑफ अ राइस इज फिक्स्ड। तो उन्होंने चावल का दाम फिक्स कर रखा था और वो इक्विलिब्रियम लेवल के भी नीचे था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने राइस की प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे रख फिक्स कर दिया, मतलब कि मार्केट के नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस से भी कम प्राइस पर सेट किया गया। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज पॉलिसी कॉल्ड, इस पॉलिसी को बोलेंगे क्या। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं हम प्राइस सेलिंग। क्या कहते हैं? प्राइस सेलिंग। जहां पे गवर्नमेंट जब मैक्सिमम प्राइस लिमिट फिक्स करती है, जिससे कि सेलर्स उससे ज्यादा चेंज नहीं कर पाते, और प्राइस सेलिंग कहते हैं। और यूजुअली एसेंशियल गुड्स जैसे कि चावल, केरोसिन के लिए ही होता है ये, ठीक है। फिर है कि व्हाट हैपेंस इन द राइस मार्केट। देखो, जब प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे फिक्स होता है ना, तो डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि राइस अब सस्ता हो गया है ना, तो सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि सेलर्स को कम प्राइस मिल रहा है। तो शॉर्टेज इन द मार्केट इज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो आप लिख सकते हो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लैक मार्केट इन द कॉन्टेक्स्ट। देखो, जब लीगल प्राइस बहुत लो होता है ना और सप्लाई कम होती है, तो कुछ सेलर्स ब्लैक मार्केट में राइस को हायर इलीगल प्राइस पर बेचने लगते हैं। यानी कि ऑफिशियली 20 रुपए किलो के हिसाब से है, बट ब्लैक मार्केट में 40 रुपए के किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो इससे पुअर कंज्यूमर्स को फायदा नहीं बल्कि लॉस होने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है ड्रॉ लेवल डायग्राम। आपको डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आप जो भी ग्राफ बनाएंगे उसको ध्यान में रख के बनाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी जो बेसिक वो होगी ना, समझ होगी, उसको देख के बनाना है आपको। मैं बना भी दूंगी आपके लिए यहाँ पे ग्राफ। देखो, व्हाट ही सेड, डिमांड एंड सप्लाई कर्व, प्राइस सेलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड शेडेड। देखो, वो कह रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई का कर्व बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो ये भी बोल रहा है कि भाई जो भी आप प्राइस बनाओगे उसके अकॉर्डिंग बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे अगर, सॉरी, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, लेट्स मेक अ ग्राफ। देखो, ग्राफ बनाना को इतना ना वो नहीं होता है। बच्चे ना डर जाते हैं ग्राफ देख के। देखो, डरा वरा मत करो। ग्राफ देख के अगर डरोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब भी डिमांड एंड सप्लाई की आप ग्राफ के बारे में बात करोगे ना, तो वो एक सर्टेन लेवल पे आपको शो करना है। सर्टेन लेवल पे शो करने का मेरा मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको पता होना चाहिए, और वो किस तरीके से सेट किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से भी बना सकते हो आप सर्टेन सर्टेन लेवल्स पे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो अब ये पॉइंट तो हो गया जी आपका इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। दिस इज द एस एस, पी डैश, पी, पी नॉट। तो ये जो एरो है आपका, ये हो गया आपका किसका, सॉरी, इनइफेक्टिव प्राइस सेलिंग का, ठीक है। ये वाला है आपका जो ये वाला कॉलम, दिस इज द इफेक्टिव। ये इनइफेक्टिव है, ये इफेक्टिव है। और ये जो पोर्शन है आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा शॉर्टेज को, ठीक है। तो मतलब क्या है, और ये है आपका एकदम डी डी, दैट इज द डिमांड कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे तो अच्छा रहेगा और आपके लिए भी। और देखो, एक है, सॉरी, एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चला गया शॉर्टेज में, ऊपर जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है आपसे कि कोई ऐसा सजेशन बताओ कि जिससे हम ठीक कर सकें। देखो, रेशनिंग और द सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करे, फिक्स कर दे अपने प्राइस को, लिमिटेड क्वांटिटी पर डिस्ट्रीब्यूट करे। दूसरा, सब्सिडी टू प्रोड्यूसर्स, ताकि उन्हें लॉस ना हो और सप्लाई बढ़े। और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, ताकि ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो ये है आपका एक बेसिक सा पेपर, और यही बेसिक सा पेपर आपको अच्छे मार्क्स भी दिला सकता है और कभी कभी कटवा भी सकता है, ठीक है। तो छोटी सी समरी ले लो आप मेरी तरफ से। पॉलिसी, प्राइस सेलिंग, रिजल्ट क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ राइस,
इफेक्ट क्या है? ब्लैक मार्केट राइजेस, डायग्राम क्या बनेगा? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई वाला, और सॉल्यूशन क्या है इसका? वो सब्सिडी वाला, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और सॉरी दिस पेपर। आई होप आपको कोई डाउट हो या कुछ हो, यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल देयर फॉर यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, सो लेट्स मीट विद द नेक्स्ट पेपर एनालिसिस। कल हम एक नया पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उस पेपर को हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, ठीक है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। सो थैंक यू सो मच for joining me, and I hope you enjoyed the video. So let's connect back to the knowledge temple for the complete learning. So bye everyone, have a nice day.